जो 50 लाख लोगों की सैलरी डिसाइड करती है। और एक ऐसी बॉडी जो इंडिया के सबसे बड़े घोटालों को इन्वेस्टिगेट करती है। और एक और जो डिसाइड करती है कि हमारे देश के टॉप ऑफिसर्स कैसे सिलेक्ट होंगे। ये सब अलग अलग लगता है ना, बट एक्चुअली ये सब एक ही सिस्टम का पार्ट है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। तो इन सब बॉडीज के बारे में जानना सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स अबाउट नोइंग कि हमारी कंट्री एक्चुअली चलती कैसे है। कूल ना? बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं बॉडीज की गहराई में उतरेंगे। हम शुरू करेंगे 8th सेंट्रल पे कमीशन से, जिसका सबको इंतजार रहता है। हाँ, फिर हम सीएजी और उसके नए एआई सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद यूपीएससी के 100 साल के सफर को देखेंगे। अ सेंचुरी, वाओ। फिर हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी एनएससी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, द फेमस सीबीआई और इंडिया के एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकपाल के बारे में। और उसके बाद फाइनली हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कवर करेंगे और फिर 2 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करेंगे, राइट टू डिजिटल एक्सेस और चाइल्ड लेबर। सो रेडी हो जाओ, लेट्स डू इट। तो पहला टॉपिक 8th सेंट्रल पे कमीशन, ब्रॉड माइक्रो थीम, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे एंड पेंशन रिफॉर्म्स। ओके, तो ये है क्या एग्जैक्टली पे कमीशन? नाम से तो लगता है पे से रिलेटेड है, बट बेसिकली 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी सीपीसी एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। इसका काम है यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफेंस पर्सनल इंक्लूडेड, हाँ डिफेंस पर्सनल इंक्लूडेड, उनकी पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रिव्यू करना और रिकमेंडेशंस देना। समझे? गॉट इट। तो जैसे अगर मेरे फैमिली में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है तो उनकी सैलरी जो हर कुछ सालों में रिवाइज होती है, एग्जैक्टली वो रिवीजन जिस कमेटी की रिपोर्ट पर बेस्ड होता है वही है पे कमीशन। सो द 8th सीपीसी इज द न्यू कमेटी जो ये सब डिसाइड करेगी। और ये अभी न्यूज में क्यों है अचानक से? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर अप्रूव कर दिए हैं। टीओआर मतलब इसको काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया? बिल्कुल। अब इसका बैकग्राउंड समझो। ये इंडिया का पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म है। इससे पहले 7th सीपीसी की रिकमेंडेशंस 2016 में इंप्लीमेंट हुई थी। एक मिनट, पर ये हर 10 साल में कमीशन बनाना मैंडेटरी नहीं है, राइट? मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहता था। बिल्कुल नहीं। और यूपीएससी यही ट्रैप करता है। ये कन्वेंशन है पर कोई रूल नहीं, ये याद रखना। ओके, सो इस कमीशन में है कौन कौन? हु आर द मेंबर्स? इसमें एक चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो रिटायर्ड है। उनके साथ हैं आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष जो पार्ट टाइम मेंबर है। अच्छा। और पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन जो मेंबर सेक्रेटरी हैं। और इनके पास टाइम कितना है? रिपोर्ट कब तक देनी है? टाइमलाइन है 18 मंथ्स की, यानी अप्रैल 2027 तक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इसकी रिकमेंडेशंस रेट्रोस्पेक्टिवली यानी जनवरी 1, 2026 से इफेक्टिव होंगी। वाओ, मतलब अरियर्स मिलेंगे। और इसका इंपैक्ट कितने लोगों पर पड़ेगा? लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये उनको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो रिपोर्ट बनाते वक्त कमीशन को क्या-क्या फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे? बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस, फिस्कल प्रूडेंस मतलब सरकारी खर्च का ध्यान रखना, स्टेट फाइनेंसेस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर पे स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन। और पेंशन बिल, ये क्या है? गुड क्वेश्चन। कंप्रेशन रेशियो 7 सीपीसी में ये 1.12.5 था। ये बेसिकली लोएस्ट और हाईएस्ट सैलरी के बीच का गैप बताता है। पे इक्विटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और पेंशन बिल 2025-26 के लिए एस्टिमेटेड है 2.76 लाख करोड़। 2.76 लाख करोड़, सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बॉडी का नेचर। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनाया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और इसकी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं। ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। बिल्कुल। और मेंस के लिए इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट समझना जरूरी है। तो एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं इस पर। सवाल ये है कि सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी? ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टैट्यूटरी। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बिल्कुल नहीं, ये एक कन्वेंशन है पर कोई रूल नहीं। ये याद रखना, यही ट्रैप है। ओके, नोटेड। और 8th सीपीसी के चेयरपर्सन कौन है? नाम याद कैसे रखें? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, मेमोरी हैक, डिसाइड्स द डिजाइन ऑफ द न्यू सैलरी। गुड वन। डिसाइड्स द डिजाइन। ओके, नेक्स्ट, इसके रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होती हैं? नहीं, दे आर ओनली एडवाइजरी। गवर्नमेंट उन्हें एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई कर सकती है। राइट। और आखिरी सवाल, 7th सीपीसी का कंप्रेशन रेशियो कितना था? नंबर इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट है। रेशियो वाज 1.125, जस्ट रिमेंबर 12.5। इट शोज द गैप बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पे। ऑलराइट, तो अब प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द 8th सेंट्रल पे कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी चेयर्ड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी। परफेक्ट। सो इसका मिनी रिकैप क्या होगा एक लाइन में? 8th सीपीसी एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए नई सैलरी स्ट्रक्चर रेकमेंड करेगी, एंड इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्रिस्टल क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2, सीएजी टू लॉन्च एआई सिस्टम, ब्रॉड माइक्रो थीम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली गवर्नमेंट के सारे खर्चों का हिसाब किताब चेक करती है ना? करेक्ट। ये देखती है कि पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं। जैसे इमेजिन तुम्हारी क्लास ने एक ट्रिप के लिए फंड्स कलेक्ट किए।
अब एक इंडिपेंडेंट टीचर आकर चेक करे कि सारा पैसा बस टिकट्स, फूड और एंट्री फीस पर ही खर्च हुआ है या कहीं और। तो वो टीचर इस केस में सीएजी ऐसा रोल प्ले कर रहा है। एग्जैक्टली। सो व्हाट्स द बिग न्यूज? CAG अब सुपर मॉडर्न हो रहा है। दे आर डेवलपिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM पावर्ड बाय AI टू हेल्प ऑडिटर्स। बहुत कूल है ना? एआई इन ऑडिटिंग, वाओ! ये काम कैसे करेगा? ये AI मॉडल पिछली इंस्पेक्शन रिपोर्ट से सीखेगा यानी ट्रेन होगा, ताकि ऑडिटर्स को लार्ज डेटा सेट्स एनालाइज करने में, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जनरेट करने में और ऑडिट फाइंडिंग्स प्रिपेयर करने में हेल्प मिले। अमेजिंग। और बैकग्राउंड? सीएजी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है। हाँ बिल्कुल, इसका जिक्र आर्टिकल 148 में है। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। लाख ऑडिट एंटिटीज जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs, इन सबको एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा। तो इससे वो ऑडिट क्वेरीज और रिपोर्ट्स का डायरेक्टली जवाब दे सकेंगे। हाँ, इससे पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनेगा। तो सीएजी के मेन फंक्शंस क्या हैं? एक तो एक्सपेंडिचर ऑडिट करना हो गया। हाँ, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। सेकंड, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, मतलब गवर्नमेंट की सारी इनकम जैसे टैक्स रेवेन्यू को भी ऑडिट करता है। और तीसरा, ऑडिट ऑफ गव अंडरटेकिंग्स जैसे PSUs, गवर्नमेंट कंपनीज, उनको भी ऑडिट करता है। और ये अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है? डायरेक्ट पार्लियामेंट को नहीं, ये यूनियन अकाउंट्स की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, जो उसे पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, और स्टेट अकाउंट्स की रिपोर्ट गवर्नर को, जो उसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। This shows the digital transformation in governance. प्रीलिम्स में आर्टिकल 148 सीएजी के फंक्शंस और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पर क्वेश्चंस आते हैं। और ये AI सिस्टम और कनेक्ट पोर्टल मेंस के गवर्नेंस वाले आंसर्स में मेंशन किया जा सकता है। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। सीएजी कौन से आर्टिकल में है? ये बार-बार भूल जाते हैं। आर्टिकल 148 इसका एक मेमोरी हैक है। बताओ। इमेजिन करना है 1 ऑडिटर फॉर 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वर्किंग 8 days a week. So 148 CAG is great. नाइस 148 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सीएजी सिर्फ गवर्नमेंट का खर्चा एक्सपेंडिचर चेक करता है? नहीं, यही तो कॉमन मिस्टेक है। CAG एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, इनकम और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स तीनों को ऑडिट करता है। याद रखना। गॉट इट। तीनों। अच्छा, सीएजी अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट पार्लियामेंट को देता है या प्रेसिडेंट को? वो अपनी रिपोर्ट ऑन यूनियन अकाउंट्स प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। दिस इज अ क्रूशियल प्रोसीजरल डिटेल। राइट। और सीएजी के नए एआई सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? ऑडिटर्स को रिप्लेस करना? बिल्कुल नहीं। इट इज टू असिस्ट ऑडिटर्स। कीवर्ड है असिस्ट। ये उनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। ओके, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल पोर्टल? कनेक्ट पोर्टल। नाम से ही क्लियर है, टू कनेक्ट द सीएजी विद ऑडिट एंटिटीज। सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर। Okay, practice time, now practicing. CAG under Article 148 audits expenditure, receipts and PSUs and is now using AI and a Connect portal for efficiency. Good one. तो इसका मिनी रिकैप। India's constitutional auditor, the CAG, is embracing technology like AI to make its auditing process smarter and more transparent. Fantastic. अब आगे बढ़ते हैं. Topic 3. Union Public Service Commission, UPSC. Broad micro theme. Evolution and modernization of civil services recruitment. यूपीएससी, इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। बेसिकली जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं, उनका एग्जाम यूपीएससी ही लेता है। करेक्ट। सोचो, देश को चलाने के लिए बेस्ट माइंड्स चाहिए। यूपीएससी वो प्रोसेस है जो इन बेस्ट माइंड्स को एक फेयर एंड मेरिट बेस्ड एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट करता है। इट्स लाइक द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम टू रन द कंट्री। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने 1 अक्टूबर को अपने एस्टैब्लिशमेंट के 100 साल पूरे किए हैं। अ सेंचुरी ऑफ सर्विस। वाओ, 100 इयर्स। इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है? ये कब बना था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर बना था। और फिर ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ। इससे इंडियंस का रोल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ा। और अब 100 साल बाद यूपीएससी खुद को मॉडर्न कैसे बना रहा है? एनी न्यू इनिशिएटिव्स? हाँ बिल्कुल, नया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है, फिर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं टू इंश्योर जीरो इम्पर्सनेशन। जीरो इम्पर्सनेशन? सोचो, कोई और तुम्हारी जगह एग्जाम नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। और एक इनिशिएटिव है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु ये क्या है? ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं बट फाइनल लिस्ट में नहीं आते। उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव। दैट इज रियली थॉटफुल। अच्छा, ये जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, आज का एग्जाम स्ट्रक्चर मकॉले रिपोर्ट 1854 से इंस्पायर्ड है, जिसने मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस कोठारी कमेटी 1975 ने 3 स्टेज फॉर्मेट रेकमेंड किया: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके। इससे रिलेटेड कोई और न्यूज? हाँ, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने विनीत जोशी की चेयरमैनशिप में एक पैनल बनाया है। किस लिए? टू रेकमेंड वेज टू रिड्यूस स्टूडेंट डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर्स। और हाँ, सिविल सर्विसेज डे अप्रैल 21 को मनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस?
कौन से आर्टिकल्स हैं इसके लिए? आर्टिकल 315 से 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करते हैं। आर्टिकल 315 यूपीएससी और एसपीएससी एस्टैब्लिश करता है। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में है। आर्टिकल 317 रिमूवल ऑफ अ मेंबर और आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ द कमीशंस। यूपीएससी कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन गोओआई एक्ट 1935 के अंदर बना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, पॉइंट टेकन। और आज का 3 स्टेज एग्जाम फॉर्मेट किस कमेटी ने रेकमेंड किया था? कोठारी कमेटी 1975। इसका मेमोरी हैक। कोठारी ने 3 कोठरी बनाए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ऐसे याद रखो। ब्रिलियंट। 3 कोठरी, ओके। यूपीएससी के फंक्शंस कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 320। इसको याद रखने का तरीका 3 + 2 + 0 = 5। यूपीएससी के पास 5 मेन फंक्शंस हैं। जस्ट अ फन वे टू रिमेंबर। नाइस। और प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव क्या है? It provides employment opportunities to candidates who reach the interview stage but don't make it to the final list. A setu or bridge to a career. ग्रेट इनिशिएटिव। और सिविल सर्विसेज डे कब होता है? April 21. इसको अपने बर्थडे या किसी इंपॉर्टेंट डेट से लिंक करके याद कर लो। Okay, let's practice. Now pause and practice saying UPSC, established under the GOI Act 1919, has its functions defined in Article 320 and the Kothari Committee recommended the current 3-stage exam format. Perfect. So mini recap इसका. The 100-year-old UPSC is not just a recruiting body, it's an evolving institution that's now using technology and new initiatives to stay relevant. Hey, एक सेकंड के लिए रुकते हैं. अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन, ये मेमोरी हैक्स और ये क्लियर एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो एक छोटा सा काम कर दो. जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड इफ यू आर फीलिंग एक्स्ट्रा जेनरस, सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है. आपका सपोर्ट हमें और भी इन डेप्थ कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है. हाँ बिल्कुल, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब वापस चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एनसीएससी, ब्रॉड माइक्रो थीम, सेफगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ओके, एनसीएससी ये क्या है? द एनसीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका काम है शेड्यूल्ड कास्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स को मॉनिटर करना। बेसिकली ये एससी कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स का वॉचडॉग है। रियल लाइफ एग्जांपल. अगर एससी कम्युनिटी के किसी पर्सन के साथ जॉब में या एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो एनसीएससी में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। द कमीशन विल देन इन्वेस्टिगेट द मैटर। और ये अभी न्यूज में क्यों है? सी ने न्यू गाइडलाइंस इशू की हैं जिसके अंडर कुछ कंडीशंस में कंप्लेंट्स रिजेक्ट या क्लोज की जा सकती हैं, समटाइम्स बिना हियरिंग के। बिना हियरिंग के? पर ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस को एड्रेस करना और नॉन एससी इंडिविजुअल्स द्वारा कंप्लेंट मैकेनिज्म के मिसयूज को रोकना बताया जा रहा है। तो क्या ग्राउंड्स हैं रिजेक्शन के? कंप्लेंट्स रिजेक्ट हो सकती हैं अगर वो अनसाइंड है, एनोनिमस है या इम्प्रॉपरली एड्रेस्ड है, या अगर एससी स्टेटस का सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है, या फिर मैटर ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग या डिसाइडेड है, या फिर पॉलिसी रिलेटेड है। ओके, और एट्रोसिटी केसेस में क्लोजर के क्या ग्राउंड्स हैं? एट्रोसिटी रिलेटेड केसेस क्लोज हो सकते हैं अगर पिटिशनर केस विथड्रॉ कर ले, एक्शन से सेटिस्फाइड हो या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। तो एनएससी के बारे में थोड़ा और बताओ. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा आर्टिकल? ये आर्टिकल 338 के अंडर आती है। इसे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने बनाया था। अच्छा, ये वही अमेंडमेंट है जिसने पहले के कंबाइंड एनएससी एसटी को अलग किया था. एग्जैक्टली उसने एनएससी और एनसीएसटी में बाइफिकेट कर दिया था। और इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनका टेन्योर और सर्विस कंडीशंस भी प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। इसके पास पावर्स क्या है? कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर्स है। ये किसी को भी समन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है और एविडेंस ले सकता है। और ये रिपोर्ट किसको देता है? ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो यूपीएससी के लिए आर्टिकल 338, 89th अमेंडमेंट और एनसीएससी की पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. यस, और ये न्यू गाइडलाइंस भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग. एनसीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338। डोंट कंफ्यूज इट विद एनसीएम जो स्टैट्यूटरी है। ठीक है. कौन से अमेंडमेंट ने एनसीएससी और एनसीएसटी को अलग किया था? 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका मेमोरी हैक? सिंपल, 8 और 9 दोनों कम्युनिटीज एससी एंड एसटी को अलग अलग जस्टिस चाहिए, सो 89। नाइस, 89. ओके, एनसीएससी के मेंबर्स का टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है? नहीं, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यही ट्रिक क्वेश्चन बनता है। गॉट इट. एनसीएससी के पास क्या क्रिमिनल कोर्ट की पावर्स हैं? नहीं, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स है। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, नॉट अ प्रोसिक्यूटिंग वन इन दैट सेंस। ठीक है, और आखिरी सवाल, नई गाइडलाइंस का मेन रीजन क्या है? टू रिड्यूस हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द कंप्लेंट मैकेनिज्म। चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। एनसीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 established by the 89th amendment and it has the powers of a civil court. Well said. तो उसका मिनी रिकैप. The Constitutional Watchdog for SCs, NCSC, has new rules for handling complaints to improve efficiency, but it's important to watch their impact. राइट.
अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एनसीएम, ब्रॉड माइक्रो थीम, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ओके, सो एनसीएम, पहले तो ये बताओ ये एनएससीसी से अलग कैसे है, सबसे बड़ा डिफरेंस। NCM is a statutory body set up to evaluate the progress of the development of minorities under the union and states. तो अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो NCM को अप्रोच कर सकते हैं। करेक्ट, और ये अभी न्यूज में है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से एनसीएम में लंबे समय से पेंडिंग वैकेंसीज पर जवाब मांगा है। वैकेंसीज, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होने चाहिए, टोटल 7। और इनमें से 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयर माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए। ओके, इसका मतलब हर माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन होता है। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग हर एक 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक मेंबर होना जरूरी है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, यही सबसे बड़ा फर्क है। बिल्कुल, इसे NCM एक्ट 1992 के अंडर बनाया गया है। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नोटिफाई कौन करता है? कमीशन खुद नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कमीशन नहीं। करंटली 6 हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस, पारसीज एंड जैन्स। जैन्स सबसे लेटेस्ट है, राइट? हाँ, जैन्स को 2014 में ऐड किया गया था। तो इनके मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एनसीएम वर्सेस एनसीएससी का डिफरेंस यूपीएससी का क्लासिक टॉपिक है, स्टैट्यूटरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल। और लिस्ट ऑफ नोटिफाइड माइनॉरिटीज और कौन नोटिफाई करता है, ये प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स है। क्रॉस क्वेश्चन टाइम, एनसीएम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी? ये स्टैट्यूटरी है। इसको NCM एक्ट 1992 से बनाया गया है। NCSC से कंफ्यूज मत करना। गॉट इट। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कौन नोटिफाई करता है, एनसीएम या सेंट्रल गवर्नमेंट? Central government. This is a very important distinction. The commission doesn't decide who is a minority. राइट, और सबसे लेटेस्ट किस कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिला? Jains in 2014. ये डेट और कम्युनिटी का नाम दोनों याद रखना। डन। एनसीएम में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस 5 members equals to total 7. और क्या हर माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक मेंबर होना जरूरी है? Yes, the NCM Act 1992 mandates it for the 6 notified communities. ठीक है, let's practice. Practicing, the NCM is a statutory body under the NCM Act 1992 with 6 notified minorities, the latest being Jains. Excellent. तो मिनी रिकैप इसका? The NCM is India's statutory watchdog for minorities, created by an act of parliament, and its proper functioning depends on timely appointments. Understood. चलो नेक्स्ट टॉपिक, सबका फेवरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। सीबीआई इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। जब भी कोई बड़ा स्कैम या हाई प्रोफाइल केस होता है तो पब्लिक डिमांड करती है कि केस सीबीआई को दे दो। सही, it's seen as a more neutral and powerful agency. इसका काम है करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और सीरियस क्राइम जिनके नेशनल रैमिफिकेशंस होते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना। और ये न्यूज में क्यों है अभी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CBI प्रोब ऑर्डर करने की पावर पर सेल्फ रेस्ट्रेंट लगाने की जुरिस्प्रूडेंस को री-एम्फसाइज किया है। ओके, इसका ओरिजिन क्या है? सीबीआई बनी कैसे थी? इसका ओरिजिन 1941 में बने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट SPE में है। एसपीई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से एस्टेब्लिश किया गया था। इसने SPE को अब्सॉर्ब कर लिया। तो ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? संथनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो इसका लीगल स्टेटस यही सबसे ट्रिकी पार्ट है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं? नहीं, दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रैप। CBI को अलग से किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। ये अपनी इन्वेस्टिगेटिंग पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946 से डिराइव करती है। सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बट इट डिराइव्स पावर्स फ्रॉम अ स्टैट्यूट। परफेक्टली पुट। The act didn't create the CBI. और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? होम मिनिस्ट्री। नहीं, ये DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आती है और DOPT मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर है। MHA मत लिख देना गलती से। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई प्रोब्स पर क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि CBI प्रोब आमतौर पर ऑर्डर नहीं करना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब सिस्टमिक फेलियर हो, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो या स्टेट पुलिस की न्यूट्रलिटी पर रीजनेबल डाउट हो, सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर नहीं। फेडरल एंगल की वजह से? एग्जैक्टली। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट्स है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्राइमरीली स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सीबीआई का लीगल स्टेटस नॉट स्टैट्यूटरी, एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन। यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है। संतानम कमेटी और DSPA एक्ट 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम, इज सीबीआई अ स्टैट्यूटरी बॉडी? नहीं, it was established by an executive resolution. It only derives its powers from a statute, the DSPA Act 1946. ठीक है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई बनी थी? Santanam Committee. मेमोरी हैक फॉर दिस। Santanam sounds like Shantanu. Shantanu was a great king who wanted to remove corruption. ऐसे लिंक कर लो। ओके, सीबीआई का ओरिजिनल नाम क्या था? It evolved from the Special Police Establishment
SPE of 1941, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है सीबीआई? Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई प्रोब कब ऑर्डर करती है? Only in exceptional circumstances जैसे systemic failure or when state police's neutrality is doubtful. It's not a routine matter. ठीक है? Let's practicing. The CBI, recommended by the Santhanam Committee, is not a statutory body, but was created by an executive resolution and derives its power from the DSPA Act 1946. Perfect. So, mini recap. The CBI is India's top investigator, but its unique legal status and the high bar for court-ordered probes make it a complex and fascinating institution. Great. अब आगे बढ़ते हैं. Next topic, Lokpal. Broad micro theme, anti-corruption mechanism in India. लोकपाल, इंडिया का एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन। इसका काम हाई लेवल पब्लिक फंक्शनरीज जैसे पीएम, यूनियन मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, इनके खिलाफ करप्शन एलिगेशंस की इंक्वायरी करना है। सही। अगर किसी यूनियन मिनिस्टर पर करप्शन का संगीन आरोप लगता है और एजेंसियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो लोकपाल में कंप्लेंट की जा सकती है और वो इंडिपेंडेंटली उसकी जांच कर सकता है। और ये न्यूज में क्यों है? एक तो कंप्लेंट्स डिक्लाइन हुई हैं। हाँ, एक तो लोकपाल के पास आने वाली कंप्लेंट्स 2022-23 के कंपैरिजन में शार्पली डिक्लाइन हुई हैं, और दूसरा, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन ओवर हाई कोर्ट जजेस पर एक बड़ा लीगल डिबेट चल रहा है। ओके, ये बना कब था? अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद, राइट? हाँ, इसे लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है, बट इंडिया को अपना पहला लोकपाल 2019 में मिला। 6 साल बाद। Why the decline in complaints? बहुत सारी कंप्लेंट्स टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस हो रही हैं, जैसे गलत फॉर्मेट, और लोकपाल ने 2021-22 के बाद से कोई एनुअल रिपोर्ट अपलोड नहीं की है। और ये HC जजेस वाला कंट्रोवर्सी क्या है? लोकपाल ने कंक्लूड किया कि HC जजेस पब्लिक सर्वेंट्स हैं अंडर द 2013 एक्ट और उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, ये कहकर कि सभी जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपॉइंट होते हैं और उनकी इम्यूनिटी है। ये मामला अभी सब जुडिस है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? एक चेयरपर्सन, फॉर्मर SC जज और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और नॉट लेस देन 50% मेंबर्स SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज और वुमेन से होने चाहिए। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। इस कमेटी में कौन-कौन होता है? इस कमेटी में PM चेयर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, CJI और एक एमिनेंट जुरिस्ट होते हैं। और जुरिस्डिक्शन ऑफ पीएम? क्या लोकपाल पीएम के खिलाफ भी इंक्वायरी कर सकता है? हाँ, बट विद एक्सेप्शंस। अगर एलिगेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस से रिलेटेड है तो इंक्वायरी नहीं हो सकती। और PM के खिलाफ इंक्वायरी के लिए फुल बेंच का अप्रूवल और 23rd मेंबर्स की सहमति जरूरी है। इससे रिलेटेड एक और न्यूज थी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में। सही। दिल्ली HC ने लोकपाल के एक ऑर्डर को क्वॉश किया, जहां उसने NPC के एक मैटर में इंक्वायरी की थी। HC ने कहा कि लोकपाल का जुरिस्डिक्शन सिर्फ करप्शन केसेस तक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज तक नहीं। गॉट इट। तो ये सब यूपीएससी के लिए हॉट टॉपिक्स हैं? बिल्कुल। चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। लोकपाल कौन से एक्ट के अंदर बना है? लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013। ये 2011 के अन्ना हजारे मूवमेंट का रिजल्ट था। स्टोरी से लिंक करके याद रखो। ठीक है। लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में कौन-कौन होता है? PM चेयर, स्पीकर, लोपी, लोकसभा, CJI और एक एमिनेंट जुरिस्ट, मेमोरी हैक, PSLCJ। खिलाफ हर तरह की कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है? नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा पर एक्सेप्शंस हैं। रिमेंबर दीज 5-6 एक्सेप्शंस। ठीक है। HC जजेस पर लोकपाल के जुरिस्डिक्शन का करंट स्टेटस क्या है? द मैटर इज सब जुडाइस। लोकपाल ने कहा यस, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द ऑर्डर। और इंडिया को अपना पहला लोकपाल कब मिला? 2019 में। एक्ट 2013 में आया, बट पहला लोकपाल 6 साल बाद अपॉइंट हुआ। दिस डिले इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। Practicing, Lokpal, established under the 2013 Act, has a 5-member selection committee and its jurisdiction over the PM has specific exceptions. Good. Mini recap. Lokpal, India's anti-corruption watchdog, is facing challenges of declining complaints and jurisdictional debates, highlighting the complexities of its implementation. Understood. अब अगला topic. Central Information Commission, CIC. Yes. Broad micro theme, transparency and right to information. Yes. CIC ये RTI एक्ट का गार्डियन है, राइट? Yes. अगर कोई डिपार्टमेंट RTI का जवाब ना दे तो CIC में अपील कर सकते हैं। Exactly. CIC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर आने वाली कंप्लेंट्स और अपील्स को सुनती है। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट ने फॉर्मर IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल को नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया है और 9 साल में पहली बार CIC में फुल पैनल है। फुल पैनल, ओके। इसका बैकग्राउंड, ये कब बनी थी? इसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर बनाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी, गॉट इट। इसका कंपोजिशन? इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ICs हो सकते हैं। और अपॉइंटमेंट प्रोसेस कौन अपॉइंट करता है? इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी।
इस कमेटी में कौन-कौन है? ये लोकपाल से अलग है, राइट? हाँ, अलग है। इस कमेटी में पीएम चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम होते हैं। ओके, इसका टेन्योर। टेन्योर सेंटर प्रिस्क्राइब करती है और अंटिल एज 65 व्हिचएवर इज अर्लियर। ये चेंज आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया। पहले टेन्योर फिक्स था। राइट, ये अमेंडमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल था और इसके पास पावर्स। इसके पास भी इंक्वायरी करते वक्त सिविल कोर्ट की पावर्स है और इसके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग हो गए, बट ये पेनल्टी किस पर लगा सकती है? ये पेनल्टी सिर्फ पीआईओज पर लगा सकती है, पूरे पब्लिक अथॉरिटी पर नहीं। तो आरटीआई एक्ट 2005 और सीआईसी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द 2019 अमेंडमेंट। यस, क्रॉस क्वेश्चन टाइम। सीआईसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। इंफॉर्मेशन मांगना स्टैट्यूट से मिला राइट है, ऐसे याद रखो। गुड वन। सीआईसी की सिलेक्शन कमिटी और लोकपाल की सिलेक्शन कमिटी में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनो। सीआईसी में है पीएम, लॉप और एक कैबिनेट मिनिस्टर। लोकपाल में है पीएम, लॉप, स्पीकर, सीजेआई और एक जूरिस्ट। लोकपाल की कमिटी बड़ी और ज्यादा डाइवर्स है। क्लियर? 2019 के आरटीआई अमेंडमेंट से क्या मेन चेंज आया? उसने सीआईसी और आईसीस का टेन्योर और सैलरी को एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर कर दिया। पहले ये फिक्स था। दिस वाज सीन एज अफेक्टिंग इट्स ऑटोनॉमी। राइट। और क्या सीआईसी किसी पब्लिक अथॉरिटी जैसे मिनिस्ट्री पर पेनल्टी लगा सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ जिम्मेदार पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है। और नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? या राजकुमार गोयल। नाम याद रखना करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिसिंग। द सीआईसी is a statutory body under the RTI Act 2005 whose members are appointed by a committee headed by the PM, and the 2019 amendment changed their tenure. परफेक्ट। मिनी रिकैप। The CIC, now with a full panel, is the final authority for the RTI Act, playing a crucial role in ensuring government transparency. ग्रेट। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। टॉपिक 9, राइट टू डिजिटल एक्सेस। ब्रॉड माइक्रो थीम, इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Right to digital access. ये नया है। ये नया है? इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में कहा है कि इंक्लूसिव और मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस, ई गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम्स तक ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। Wow. सो डिजिटल एक्सेस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 नाउ। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन को अपने बैंक अकाउंट के लिए डिजिटल केवाईसी करना है, बट बैंकिंग ऐप एक्सेसिबल नहीं है। इस केस में उनका राइट टू डिजिटल एक्सेस वायलेट हो रहा है। और ये किस केस से निकला है? ये न्यूज राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस से आई है। ये एक लैंडमार्क रूलिंग है। पिटिशन में डिसेबल्ड लोगों को डिजिटल केवाईसी प्रोसेस में आने वाली डिफिकल्टीज को हाईलाइट किया गया था। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो मार्जिनलाइज्ड, डिसेबल्ड और हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए एक इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करे। और ये राइट टू डिजिटल एक्सेस, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट है। ये तो मेंस के लिए परफेक्ट एग्जांपल है, आर्टिकल 21 के इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन पर। हाँ, और इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क भी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का सेक्शन 42 एक्सेसिबल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करता है। ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग, राइट टू डिजिटल एक्सेस को एससी ने किस फंडामेंटल राइट का पार्ट माना है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मेमोरी हैक। आज के जमाने में लाइफ विदाउट डिजिटल एक्सेस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो 21 इज इक्वल टू डिजिटल लाइफ। सिंपल एंड इफेक्टिव। इस लैंडमार्क केस का नाम क्या है? राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। रतूरी ने डिजिटल रूट क्लियर किया, ऐसे याद रखो। रतूरी ने डिजिटल रूट क्लियर किया। ओके। कौन सा एक्ट पीडब्ल्यूडी के लिए एक्सेसिबल मीडिया की बात करता है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 सेक्शन 42। और ये राइट सिर्फ पीडब्ल्यूडीज के लिए है? नहीं, कोर्ट ने रूरल पॉपुलेशंस, एल्डरली, पुअर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी जिक्र किया। इट्स अबाउट ओवरऑल इंक्लूसिविटी। ठीक है। वीसीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये डिजिटल केवाईसी का एक तरीका है। Okay, let's practice. In the Rajiv Raturi case, the Supreme Court held that the right to digital access is a part of Article 21. Correct. Mini recap इसका. The Supreme Court has expanded the meaning of right to life to include digital access, making digital inclusion a constitutional mandate. Amazing. चलो आखिरी टॉपिक, child labor. Broad micro theme. Global and national efforts against child labor. Child labor, वो काम जो बच्चों को उनके बचपन से दूर करता है, जैसे धाबाज, फैक्ट्रीज में काम करना। हाँ, और जो उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हर साल जून 12 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। और ये किसके अंडर होता है? अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। इस साल की थीम क्या है? थीम फॉर 2025, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। इससे जुड़ा कोई ग्लोबल गोल है? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 8.7।
ये ग्लोबल कम्युनिटी से कहता है कि 2025 तक चाइल्ड लेबर को उसके सभी फॉर्म्स में एंड करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएं। 2025 तक, दैट्स वेरी एम्बिशियस। स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड 160 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। दैट्स ऑलमोस्ट 1 in every 10 चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा केसेस अफ्रीका, एशिया एंड द पैसिफिक रीजन्स में है। तो एसडीजी टारगेट 8.7 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्रॉस क्वेश्चन टाइम। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? जून 12। मेमोरी हैक। 12 साल से छोटे बच्चे से काम नहीं कराना, सो 12 जून। सिंपल। कौन सा एसडीजी टारगेट चाइल्ड लेबर को एंड करने की बात करता है? एसडीजी टारगेट 8.7। इसको रट लो, 8.7। और इस एसडीजी टारगेट को अचीव करने का गोल ईयर क्या है? 2025। बहुत एम्बिशियस टारगेट है और अभी नजदीक है। ठीक है। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस इनिशिएटिव को लीड करती है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड वाइड कितने बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं अप्रॉक्स? 160 मिलियन। ये डेटा स्केल ऑफ द प्रॉब्लम को शो करता है। ओके, प्रैक्टिस टाइम। Practicing World Day Against Child Labor is on June 12, and SDG Target 8.7 aims to end it by 2025. Perfect. Mini recap. Despite progress, child labor remains a massive global problem, and achieving SDG Target 8.7 requires accelerated efforts from everyone. Wow. तो दोस्तों, आज हमने इंडिया के की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनसे जुड़े रीसेंट डेवलपमेंट्स को गहराई से समझा। हाँ, एक क्विक समरी करते हैं। 8th सेंट्रल पे कमीशन, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी डिसाइड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिटर जो अब ऑडिट के लिए एआई और कनेक्ट पोर्टल यूज कर रहा है। अपने 100 साल पूरे कर चुका है और टेक्नोलॉजी से मॉडर्न हो रहा है। NCSC एंड NCM, हमने इनके बीच का डिफरेंस समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी, और उनकी लेटेस्ट अपडेट्स देखी। CBI एंड लोकपाल, इंडिया की टॉप इन्वेस्टिगेटिव और एंटी करप्शन बॉडीज के लीगल स्टेटस और चैलेंजेस को जाना। आरटीआई का स्टैट्यूटरी गार्डियन जो अब फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहा है, और फंडामेंटल राइट्स, हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 21 अब राइट टू डिजिटल एक्सेस को इंक्लूड करता है, और चाइल्ड लेबर के खिलाफ ग्लोबल एफर्ट्स यानी SDG 8.7 क्या है? बेसिकली ये सारी बॉडीज एक वेब की तरह है जो इंडिया की गवर्नेंस को चलाती हैं। एक को समझने से दूसरी अपने आप क्लियर होने लगती है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को कैसे बदल रही है। CAG AI यूज कर रहा है, UPSC फेस रिकग्निशन और SC डिजिटल एक्सेस को फंडामेंटल राइट मान रहा है। पर इसके साथ एक सवाल भी उठता है। क्या? जैसा हमने NCSC के केस में देखा कि कंप्लेंट्स को फिल्टर करने के लिए न्यू गाइडलाइंस हैं और लोकपाल में कंप्लेंट्स कम हो रही हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी लाने की रेस में हम एक्सेस टू जस्टिस के कोर प्रिंसिपल से कहीं दूर तो नहीं जा रहे? इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस डिजिटलाइजेशन का आम आदमी के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा? सोचने वाली बात है ना? इस पर सोचना जरूर। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के बाहर जो फुटपाथ है उस पे बिना किसी रुकावट के चलना भी आपका एक फंडामेंटल अधिकार हो सकता है? हैरान होकर। हाँ, आज हम ऐसे ही कई सरप्राइजिंग लीगल राइट्स और पॉलिटी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आज का हमारा सेशन हमारे एक खास लिसनर के लिए है, और हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के कुछ सबसे जरूरी पहलुओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। थिंक ऑफ इट एज योर अल्टीमेट गाइड टू बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड को मोमेंट्स में बदलने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स अनपैक दिस। आज के हमारे लर्निंग मैप में शामिल है चाइल्ड लेबर के लीगल प्रोविजंस, कंपल्सरी अर्ली चाइल्डहुड केयर की मांग, पेडेस्ट्रियंस के अधिकार और पर्सनालिटी राइट्स इन द एज ऑफ AI। उसके बाद हम बात करेंगे नार्को टेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, राइट टू वोट का स्टेटस, सोशल मीडिया रेगुलेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रिवेंटिव डिटेंशन और सिटीजनशिप से जुड़े कुछ क्रिटिकल इश्यूज। इट्स गोना बी अ जैम पैक्ड सेशन। चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स। तो सबसे पहले चाइल्ड लेबर। बेसिकली ये वो सिचुएशन है जहां बच्चों से उनका बचपन छीनकर उन्हें ऐसे काम में लगाया जाता है जो उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है। इंडिया का अप्रोच इसे रोकने के लिए मल्टी लेयर्ड है। हाँ, इसका एक उदाहरण सोचें तो इमेजिन करो एक 12 साल का बच्चा एक ढाबे पर बर्तन धो रहा है स्कूल जाने के बजाय। हमारा कानून जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो चाइल्ड लेबर सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक लीगल इशू भी है जिसे हमारा संविधान और कानून एड्रेस करते हैं। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बच्चों के प्रोटेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी। आर्टिकल 21A, 24 और 39E इसी सोच को दर्शाते हैं। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये हमारे नेशन के फ्यूचर के लिए प्रोमिसेस हैं। चलो इसके लेयर्स को खोलते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 21A मतलब राइट टू एजुकेशन। हाँ। आर्टिकल 24 यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हैजर्डस जॉब्स, एंड आर्टिकल 39 जो स्टेट की ड्यूटी टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन की बात करता है। ये फाउंडेशंस हैं, समझे? एग्जैक्टली। इसके ऊपर आता है लीगल फ्रेमवर्क, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, जिसे CLPR कहते हैं। ओके।
फिर आई नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987, जिसने एक ग्रेजुअल रिहैबिलिटेशन फोकस्ड अप्रोच अपनाया। And things got more interesting with the National Child Labor Project NCLP, जो high incidence areas में launch हुआ. And now we have a tech solution too, the Pencil portal. यस, द पेंसिल पोर्टल, मतलब प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट्स अ गेम चेंजर। और 2016 में एक बड़ा अपडेट आया था ना, the CLPRA Amendment Act. बिल्कुल, द 2016 अमेंडमेंट ब्रॉट टू मेजर चेंजेस। फर्स्ट, इसने 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया। Completely. हाँ। सेकंड, इसने एडोलेसेंस मतलब 14-18 ईयर्स के बच्चों को शेड्यूल्ड हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में काम करने से भी प्रोहिबिट किया। अच्छा, तो इसका UPSC रेलेवेंस क्या होगा? प्रीलिम्स में सीधा सवाल आ सकता है पेंसिल पोर्टल के फुल फॉर्म पर या 2016 अमेंडमेंट के की फीचर्स पर। मेंस में चाइल्ड राइट्स पर एसे या जीएस पेपर में इसका जिक्र जरूरी है। So India's approach is not just punitive, but also rehabilitative. The focus is on mainstreaming children back into education. करेक्ट। एक सवाल, The 1987 policy used the term gradual approach. इसका मतलब क्या था? क्या हम चाइल्ड लेबर को एकदम से खत्म नहीं करना चाहते थे? ग्रेट क्वेश्चन। ग्रेजुअल का मतलब था कि हम प्रैक्टिकलिटी को समझ रहे थे। एकदम से बैन करने पर कई परिवार फाइनेंशियली कोलैप्स हो सकते थे। अच्छा, इसलिए फोकस था पहले हैजर्डस इंडस्ट्री से बच्चों को हटाना और साथ साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाना। सोचना इस पर। ओके। और ये पेंसिल पोर्टल, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क ऑन द ग्राउंड? इट कनेक्ट्स सिटीजंस, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड प्रोजेक्ट सोसाइटीज। कोई भी चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट फाइल कर सकता है और पोर्टल पर रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। इट ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी। गॉट इट। एंड द 2016 अमेंडमेंट, ये adolescents 14 to 18 को हैजर्डस ऑक्यूपेशन से रोकता है. What about non-hazardous work? They can work in non-hazardous occupations, but with strict regulations regarding working hours and conditions to ensure their education isn't hampered. Right. एक और चीज, जी। Right to Education Act 6-14 years के लिए है. What about children below 6? उनके एजुकेशन का क्या? Excellent point. That's a gap the original RTA Act didn't cover. And that brings us perfectly to our next topic. याद रखना, laws evolve होते रहते हैं। Last question इस पर. Is National Child Labor Project NCLP अभी भी अकेले काम करता है? नहीं, अब उसे समग्र शिक्षा अभियान के साथ मर्ज कर दिया गया है फॉर बेटर इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। All right. Now pause and practice saying the 2016 CLPRA amendment prohibits employment of children below 14 and adolescents in hazardous occupations. India uses a combination of constitutional rights, specific laws, and technology-driven policies to combat child labor. Okay, our next topic. Topic name: Compulsory Early Childhood Care and Education, ECCE. broad, micro theme, constitutional amendment proposal. तो ECCE बेसिकली 3 से 6 साल के बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है. ये सिर्फ प्री स्कूल लर्निंग नहीं बल्कि न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज भी इंक्लूड करता है. हाँ, think of our आंगनवाड़ी centers. उनका गोल यही ECCE प्रोवाइड करना है. The new proposal wants to make this a fundamental right, just like education for 6 to 14-year-olds. इंटरेस्टिंग. तो ये प्रपोजल आया कहाँ से? राज्यसभा में सुधा मूर्ति जी ने एक प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन मूव किया. द गोल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 21B ऐड करना. और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया? देखो, आर्टिकल 21A 6 टू 14-year-olds को कवर करता है, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट का एक क्रूशियल फेज 3 से 6 साल की उम्र में होता है. इस गैप को फिल करने के लिए ये प्रपोजल है. राइट. सो व्हाट वुड दिस प्रपोज्ड आर्टिकल 21B गारंटी? It would guarantee free and compulsory ECC covering 3 key areas: nutrition, health services, and pre-primary learning for all children aged 3 to 6. और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? The resolution suggests universal access through strengthened Anganwadi services. This is about upgrading the existing infrastructure. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है? This is a hot topic for mains. It connects to education policy, social justice, and human development indices. Prelims में Article 21A, जो 86th Amendment Act 2002 से आया था, उस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो 21B प्रपोजल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. So the proposal for Article 21B aims to create a strong foundation for children's future learning and well-being, making it a constitutional mandate. Yes. एक सवाल है, प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन क्यों? इसका सक्सेस रेट क्या होता है? Private members' resolutions are moved by MPs who are not ministers. While they rarely become law, they are crucial for highlighting important issues and generating public debate. अगर आर्टिकल 21B आ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स पर कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा? Significant, no doubt. That's why the resolution talks about strengthening Anganwadis, implying more funding, better training, and improved infrastructure would be needed from both center and states. क्वालिटी ECCE का क्या मतलब है? सिर्फ बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना? Not at all. Quality means a proper curriculum based on playway methods, trained teachers, good nutrition, and regular health checkups. It's about overall development. How is this different from the existing directive principle related to early childhood care? बहुत अच्छा सवाल. Directive principles are not enforceable in court. Making it a fundamental right under Article 21B would make it legally enforceable. A citizen could then go to court if the state fails to provide it.
This is a huge difference. याद रखना. तो क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइंड है? Absolutely. The NEP 2020 strongly emphasizes foundational learning and ECCE. This constitutional amendment would give the policy the legal teeth it needs. Cool, na? चलिए practicing. The proposed Article 21B aims to make early childhood care and education a fundamental right for children aged 3 to 6. The push for Article 21B is an attempt to constitutionally guarantee early childhood development, filling a critical gap left by the Right to Education Act. Okay, moving to our next part, personal rights and liberties. And the first topic here is topic name Rights of Pedestrians. Broad micro theme, expanding the scope of Article 21. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, but the right to walk on a safe, unobstructed footpath is a part of your right to life under Article 21. Yes, really. Imagine an elderly person or someone on a wheelchair trying to navigate a footpath that's broken or has a shop built on it. They're forced to walk on the busy road, risking their life. हाँ, The Supreme Court says this is a violation of their fundamental rights. तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क स्टेटमेंट दिया, connecting clear, disabled-friendly footpaths directly to the fundamental right to life. Yes, Article 21, right to life and personal liberty, has been interpreted very broadly by the judiciary over the years. It's not just about mere existence, but about a life with dignity. This includes a safe environment. So what were the specific directions from the essay? The court gave 3 clear directions. 1. All public roads must have footpaths accessible to persons with disabilities. 2. Removal of all encroachments from footpaths is mandatory. Mandatory. States and UTs must create policies for the maintenance of footpaths. यार यूपीएससी मेंस के लिए ना ये एक ग्रेट एग्जांपल है ऑन द डायनामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. इट शोज हाउ द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द कॉमन सिटीजन इन एवरीडे लाइफ. Exactly. This judgment reinforces that urban planning and civic amenities are not just matters of convenience, but are tied to the fundamental rights of citizens. एक सवाल, इंक्रोचमेंट्स हटाना ये तो आमतौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का काम है. एससी के इस ऑर्डर से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अब ये सिर्फ एक म्यूनिसिपल ड्यूटी नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है. If the corporation fails, a citizen can file a writ petition in the High Court or Supreme Court citing a violation of Article 21. डिसेबल फ्रेंडली फुटपाथ्स का क्या मतलब है? सिर्फ रैंप्स लगाना? It's more than that. It means proper width for wheelchairs, tactile paving for the visually impaired, and no sudden obstacles. It's about universal design. क्या स्टेट्स आर्थिक तंगी का बहाना देकर इस ऑर्डर से बच सकती हैं? No. The Supreme Court has repeatedly stated that lack of funds cannot be an excuse for denying fundamental rights. States will have to prioritize their spending. ये ऑर्डर सिर्फ सिटीज के लिए है या गांव की सड़कों पर भी अप्लाई होता है? The term used is all public roads, which makes its scope very wide. While the immediate context is urban, its principles can be applied to rural areas as well. How does this connect to right to a healthy environment, which is also under Article 21? They are closely linked. Safe footpaths encourage walking, reduce dependency on vehicles, and contribute to a less polluted, healthy environment. It's all part of the life with dignity concept. Samjhe? Got it. Now, practicing, the Supreme Court has linked the right to safe and accessible footpaths to Article 21, the right to life. The judiciary has expanded Article 21 to include everyday civic rights, making safe footpaths a fundamental right, not just a facility. Okay. Next topic is super relevant. Topic name. Personality rights. Broad micro theme. Protecting identity in the digital age. Okay. So personality rights मतलब किसी भी individual का अपने personal attributes जैसे नाम, image, आवाज के unauthorized use को control करने का अधिकार. Basically, कोई आपकी फोटो या आवाज बिना permission के use नहीं कर सकता. Imagine an advertiser using a deep fake video of a famous actor to sell their product without paying them or taking their permission. This is a direct violation of the actor's personality rights. The recent Delhi High Court order protecting Sadhguru Jaggi Vasudev's rights is a prime example of this. Exactly. With the rise of AI and deepfakes, the misuse of a public figure's identity has become a major concern. This brings personality rights into the legal spotlight. But भारत में इस पर कोई specific law है क्या? Interestingly, no. Personality rights are not explicitly mentioned in any single Indian law. They are a bundle of rights derived from different legal sources. तो ये bundle of rights क्या है? It has 2 main components. First, the right to publicity. This protects your image and likeness from commercial exploitation. इसके लिए हम Trademarks Act 1999 और Copyright Act 1957 का सहारा लेते हैं. There's also the common law tort of passing off. और दूसरा component? The right to privacy. This protects you from public representation of your personality without permission. इसका source है Article 21 and the landmark K.S. Puttaswamy judgment of 2017. What about after someone dies? Do these rights continue? This is a gray area. Currently, there's no specific law for posthumous personality rights. In the Deepa Jaikumar case, 2019, it was held that personality rights end with death. However, the Emblems Act 1950 does prohibit commercial use of Mahatma Gandhi's image. लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) तो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, जिसमें सटायर और पैरोडी भी शामिल है. हाउ डू वी बैलेंस दिस? This is the core conflict.
Courts have consistently said that freedom of speech is not absolute. It must be balanced with an individual's right to dignity and autonomy. You can criticize, but you cannot misuse someone's identity for commercial gain without permission. अभी ये एक वेरी मॉडर्न टॉपिक फॉर GS3 साइंस एंड टेक, AI एंड GS2 पॉलिटी. हाँ, Yes, it shows the challenge of applying old laws to new technologies. yes. The balance between Article 19 and Article 21 is a classic theme. वाओ, ये AI और डीप फेक्स का एंगल इस टॉपिक को कितना क्रिटिकल बना देता है. और ऐसे ही डीप कटिंग एज इनसाइट्स के लिए मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें. आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है. और अगर ये डिस्कशन एक्स्ट्रा वैल्यूबल लग रहा है तो सुपर थैंक्स यूज करना मत भूलना. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay? पासिंग ऑफ का क्या मतलब है इन सिंपल टर्म्स? पासिंग ऑफ का मतलब है किसी और की गुडविल या रेपुटेशन का फायदा उठाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करूं जिसका लोगो कोका कोला जैसा दिखता है तो मैं पासिंग ऑफ कर रहा हूं. सेम लॉजिक अप्लाइज जब कोई आपके चेहरे का इस्तेमाल करके फॉल्स एंडोर्समेंट दिखाता है. अगर मैं किसी सेलिब्रिटी का मिमिक्री करता हूँ, is that a violation of their personality rights? It depends. For parody, satire, or artistic expression, it's generally protected under freedom of speech. But if you use that mimicry to sell a product, pretending to be the celebrity, then it crosses into commercial exploitation and violates their right to publicity. The intent matters. KS पुट्टस्वामी केस ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया. उससे पर्सनालिटी राइट्स कैसे स्ट्रांग हुए? Because your image, your voice, your name are all part of your private persona. The right to control who can use them is a core aspect of privacy. पुट्टस्वामी जजमेंट ने इस आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे दी. Why don't we have a specific law on personality rights yet? The technology is evolving very fast. Lawmaking takes time. Abhi tak, courts have been managing by interpreting existing laws. But many experts believe a dedicated statute is now needed to address the challenges of AI and digital media. तो इसका मतलब एक कॉमन सिटीजन भी अपने पर्सनालिटी राइट्स क्लेम कर सकता है या ये सिर्फ पब्लिक फिगर्स के लिए है? Absolutely. Every individual has these rights. But public figures are more vulnerable to commercial misuse. इसलिए उनके केसेस ज्यादातर न्यूज में आते हैं. याद रखना, your identity is your property. Okay, let's practice this. Personality rights include the right to publicity, which is commercial, and the right to privacy, which is personal. Personality rights are a bundle of legal protections for an individual's identity, which are becoming increasingly critical in the age of AI, balancing freedom of speech with personal dignity. Next up, a very controversial topic. Topic name, narco tests. Broad micro theme, constitutional limits on investigation techniques. नार्को टेस्ट्स या जिसे ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं, एक कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन मेथड है. इसमें अक्यूज्ड को एक ड्रग सोडियम पेंटाथॉल इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो एक हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है इन द होप दैट दे विल टेल द ट्रूथ. हाँ, इमेजिन पुलिस एक मर्डर सस्पेक्ट पर नार्को टेस्ट करना चाहती है, लेकिन सस्पेक्ट मना कर देता है. कैन दे फोर्स हिम? द सुप्रीम कोर्ट इन द सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 केस ने इसका जवाब दिया, नो, they cannot. Right. The Supreme Court recently overturned a Patna High Court order allowing narco tests on all accused and witnesses, reinforcing its earlier stance from the Selvi case. Yes. The core issue is the conflict between the need for effective investigation and the protection of an individual's fundamental rights. Yes. So, which fundamental rights do forced narco tests violate? They violate two key rights. First, Article 23, which is the protection against self-incrimination. मतलब आपको खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. Right. Second, Article 21, the right to life and personal liberty, which includes the right to privacy, mental privacy, and bodily autonomy. ये golden triangle क्या है जिसका जिक्र होता है? The Golden Triangle refers to Articles 14, equality, 19, freedom, and 21, life. The SC has held that any procedure must satisfy the tests of all three articles. It must be fair, just, and reasonable. Involuntary narco tests fail this test. तो क्या narco tests completely banned है? Not completely. The SC has laid down strict conditions. The test requires the free and informed consent of the subject. There must be procedural safeguards and, crucially, the results are generally inadmissible as primary evidence in court. Inadmissible. तो फिर टेस्ट का फायदा क्या हुआ? The information gained from the test can be used to discover other evidence. For example, if in a narco test, the accused reveals where the murder weapon is hidden and the police then recover the weapon. Then the recovery of the weapon is admissible evidence. Exactly. But the statement made during the test is not. This is a classic topic for mains, testing the understanding of Article 20, 21, and the balance between individual rights and state security. Yes. The Selvi judgment is a landmark case. The Supreme Court has placed a high premium on individual liberty and mental privacy, severely restricting the use of techniques like narco-analysis to prevent a mental police state. Narco-analysis, polygraph, brain mapping, इनमें क्या फर्क है? Narco-analysis uses a drug, a polygraph, या lie detector, measures physiological responses like heart rate and blood pressure, assuming that lying causes stress. Brain mapping, or P300 test, measures brain waves to see if the subject recognizes a familiar image or sound related to the crime.
And the same rules of consent apply to all three. Yes. अगर accused consent दे दे, तब भी results primary evidence क्यों नहीं होते? Because a person in a semi-conscious state is not in full control of their faculties, the information they give may not be reliable or accurate. The court relies on evidence that can be tested and cross-examined. What does informed consent mean here? सिर्फ yes बोल देना? It means the accused must be told about the nature of the test, the questions that will be asked, and the legal implications. They must also have access to a lawyer. It's a very high bar. Article 23 to witness against himself की बात करता है. ये तो criminal cases में होता है. Can narco tests be used on witnesses in a civil case? The Selvi judgment's principles would likely apply there too, because it's fundamentally about mental privacy and bodily autonomy under Article 21, which applies to everyone, not just the accused. क्या इंडिया इस मामले में international human rights standards follow कर रहा है? Yes. The SC's judgment aligns with international conventions that prohibit torture and cruel, inhuman, or degrading treatment. Forced administration of drugs is seen as a violation of these principles. Let's practice. Forced narco tests violate Article 23 against self-incrimination and Article 21's right to mental privacy. The Supreme Court permits narco tests only with informed consent and treats the results as leads, not evidence, to protect fundamental rights against intrusive investigation. Okay, next part. Electoral process and rights. Topic name, right to vote. Broad micro theme, the nature of a citizen's most powerful tool. Right to vote यानी मताधिकार. ये वो पावर है जिससे citizens अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं. बट इसका लीगल स्टेटस क्या है? इज इट अ फंडामेंटल राइट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. Imagine, आप 18 साल के हो गए हैं, but आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है. Can you go to the Supreme Court directly and say your fundamental right is violated? The answer, as it stands today, is no. Why not? Because the right to vote itself is primarily a statutory right given by a law. Okay, so let's understand the different types of rights first. Natural rights are inherent. Courts can't enforce them directly. Fundamental rights are in Part 3 of the Constitution, enforceable under Article 32. Constitutional rights are in the Constitution but outside Part 3. Like Article 300A, right to property. Correct. And statutory or legal rights are granted by an ordinary law passed by Parliament, like MG Narega. तो right to vote कहाँ fit होता है? Yes. Let's see the sources. Article 326 provides for universal adult franchise for citizens aged 18 and above. The voting age was reduced from 21 to 18 by the 61st Constitutional Amendment, 1989. This sounds constitutional? It is. It sets the principle. But the actual right to vote is governed by the Representation of the People Act, RPA, 1950. Section 19 कहता है कि आपको 18 साल का और कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेजिडेंट होना चाहिए. Section 62 कहता है कि अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है तो आप वोट कर सकते हैं, unless disqualified. For example, if you are in prison. Yes, So it's a statutory right. but what have the courts said? That's where it gets interesting. In PUCL 2003, the court said it's a constitutional right. But later, in Kuldeep Nair 2006 and Anup Baranwal 2023, the SC reaffirmed that it is a statutory right. Wait, UPSC 2017 में a question came where the answer was constitutional right. तो current position क्या है? The current judicial position, as affirmed by recent larger benches, is that the right to vote is a statutory right that flows from the constitutional principle in Article 326. UPSC questions can sometimes be based on older interpretations, but for clarity, the prevailing view is statutory. अगर ये statutory right है, तो क्या पार्लियामेंट कल एक लॉ पास करके सबसे right to vote छीन सकती है? Theoretically, Parliament can amend the RPA, but it would be challenged in court. The court would likely strike it down, saying it violates the principle of democracy and free and fair elections, which is part of the Constitution's basic structure, as held in the Keshwananda Bharti case. What is the difference between right to vote and freedom of voting? ठीक है. The center recently made this distinction. They argued that the right to vote, the act of going to a polling booth, is statutory. But freedom of voting, how you vote, your choice, expressing dissent, is a part of your fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). Interesting. और ये distinction किस केस में उठा? It came up in a case challenging uncontested elections. The petition argued that when a candidate is declared elected unopposed, citizens lose their right to express dissent by voting for nota. So, under what rule does an uncontested candidate win? Section 53(2) of the RPA. It says if the number of candidates is equal to the number of seats, the returning officer must declare them elected without a poll. Why are prisoners not allowed to vote in India? Section 62 of the RPA disqualifies them. The logic is that they have broken the social contract. However, this is debated. Interestingly, those in preventive detention can vote. याद रखना ये difference. Yeah. Practice saying this.
The right to vote is currently considered a statutory right flowing from the constitutional principle of universal adult franchise in Article 326. The right to vote is a statutory right with a strong constitutional foundation, and its scope and nature are continuously defined by legislative action and judicial interpretation. All right, next we move to freedom of social media, speech and religion. First topic. Topic name. SC on social media conduct. Broad micro theme, regulating free speech in the digital public square. True. Social media influencers and content creators, they have massive reach, but with great reach comes great responsibility. The Supreme Court is now looking into how to regulate online content without killing free speech. Okay. Imagine an influencer promoting a harmful financial scam or spreading dangerous misinformation. Currently, the lines of accountability are blurry. The SC has directed the government to frame guidelines to address this, recognizing the commercialization of free speech. Okay, so what's the latest case? In the Ranveer Alabadia versus UIO 2025 case, the SC highlighted that self-styled regulatory bodies are not enough and suggested the need for neutral, autonomous regulators for online content. Right. The Constitution guarantees free speech under Article 19(1)(a), but it's not absolute. It can be restricted on grounds mentioned in Article 19(2), like public order, decency, defamation, etc. The challenge is applying these old principles to the new, borderless world of the internet. So how does the SC categorize speech? The SC recognizes three types: free speech, protected under 19(1)(a), commercial speech, allowed but can be regulated, like ads, and prohibited speech, restricted under 19(2), like hate speech or obscenity. What are the current rules in place? We have the IT Rules 2021, Intermediary Guidelines, and Digital Media Ethics Code. These have already increased government control. Amendments allow a government body to flag content as false, and platforms might have to take it down. और ये सहयोग पोर्टल क्या है? The Sahyog portal was launched by the Ministry of Home Affairs. It's a platform for police and other agencies to send takedown notices directly to social media companies. X, formerly Twitter, challenged this in court. Arguing it allows content removal without judicial review. Precisely. तो इसमें नए चेंजेस क्या आ रहे हैं? The government is amending the IT rules to make takedown notices more transparent. Each notice must now include a reasoned intimation. It will be a warning explaining why safe harbor doesn't apply. And crucially, these notices can only be issued by senior officers, joint secretary level at the center, and DIG level in states. Okay, cross-questioning time. The image mentions safe harbor protection. What is that? Safe harbor means that social media platforms, or intermediaries, are generally not held legally responsible for the content posted by their users. They're seen as just platforms. But If they fail to comply with government takedown orders, they can lose this protection and be treated like publishers, directly liable for the content. This is defined in the IT Act. SEBI in Shreya Singhal case struck down Section 66A of the IT Act. उसका इस discussion से क्या link है? A very important link. Section 66A allowed arrests for offensive or annoying online posts. The SC struck it down because these terms were vague and had a chilling effect on free speech. The court said restrictions must be narrow and directly linked to the grounds in Article 19(2). Any new regulation will be tested against this Shreya Singhal benchmark. ये जो नए rules हैं कि senior officers ही notice भेजेंगे, इससे accountability कैसे बढ़ेगी? The idea is that a senior officer will apply their mind more carefully before issuing a takedown order, reducing arbitrary or frivolous requests from lower-level officials. It introduces a level of seniority and responsibility in the process. Obscenity को regulate करने के लिए क्या specific laws हैं? Yes, we have Section 67 of the IT Act for online obscenity and sections in the Bharatiya Nyaya Sanhita like 294, 295, 296. The government is now proposing to create a more explicit definition of obscene digital content under the IT rules. Defamation भी एक restriction है. ये civil है या criminal? India is one of the few democracies where defamation is both a civil wrong and a criminal offense under Section 356 of BNS. In Subramanian Swamy versus UI 2016, the SC upheld the constitutionality of criminal defamation, calling it a reasonable restriction on free speech to protect an individual's reputation under Article 21. Let's practice. The IT Rules 2021 and the Sahyog portal aim to regulate online content, but they must be balanced with the right to free speech under Article 19(1)(a) as interpreted in the Shreya Singhal case. India is trying to regulate social media through new rules and platforms, with the judiciary pushing for more transparency and accountability to protect free speech. Next topic. Topic name. Freedom of religion. Broad micro-theme. Secularism as a basic structure. Freedom of religion, guaranteed by Articles 25 and 26, it allows you to profess, practice, and propagate your religion. But can this right be used to exclude others from public, state-sponsored events? Acha sawal. The Mysuru Dasara festival is sponsored by the Karnataka government. A petition was filed challenging the invitation to Kannada writer Banu Mushtaq
a Muslim, to inaugurate the festival at the Chamundeshwari temple. The petition claimed this violated the religious rights of Hindus. And what did the court say? ठीक है. The Supreme Court dismissed this petition, strongly reaffirming that secularism is a fundamental principle and part of the basic structure of the Constitution. The case revolved around the interpretation of Articles 25 and 26. The petitioners argued these articles give a religious community the right to manage its own affairs without interference. Yes, but the court made a crucial distinction. It clarified that the Mysuru Dasara festival is a state event, not a private religious ceremony of a specific community. It is a cultural festival. And what did it say about the right to practice religion? The court stated that the right to practice and profess one's own religion cannot be read as a right to restrict others from participating in public religious or cultural practices. Secularism means respecting all religions and including everyone. This is a fantastic example for Main's answers on secularism. Yes, it highlights the positive, inclusive model of Indian secularism. The judgment sends a strong message that state-sponsored events must be inclusive. अगर ये एक प्राइवेट टेम्पल का इवेंट होता तो क्या डिसीजन अलग हो सकता था? Possibly. The legal position on access to private places of worship is more complex and has been debated in cases like this Sabramila temple entry issue. But because this was a state-sponsored event, the principle of state secularism was paramount. कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? The basic structure doctrine was established in the case of Ananda Bharati case, 1973. It means that Parliament can amend the Constitution, but it cannot change or destroy its fundamental features, such as democracy, federalism, judicial review, and, as reaffirmed here, secularism. What is the difference between Article 25 and Article 26? बिल्कुल अच्छा सवाल है. Article 25 gives rights to individuals to profess, practice, propagate. Article 26 gives rights to religious denominations or groups to manage their own affairs, own property, etc. याद रखना ये difference. स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट का क्या मतलब है? सिर्फ पैसा देना? It means the government is actively organizing, funding, and managing the event. It is not just a private event receiving a government grant. The state's involvement makes us subject to constitutional principles like equality and secularism. Does this judgment affect the Kamalasan case, where an army officer was dismissed for refusing to enter a temple during a mandatory parade? That's a different context. The Kamalasan case was about military discipline and rules applicable to armed forces under Article 33, which can restrict fundamental rights to maintain order. The Dasara festival case is about a civilian public event, which has something to practice seeing. The Supreme Court held that in a state-sponsored event, the principle of secularism ensures inclusivity, and Article 25 cannot be used to exclude people of other faiths. The judiciary protected the secular fabric of a state-sponsored cultural festival, ruling that the freedom of religion is not a right to exclude. Bilkul. Now for state powers and civil liberties. Topic name: preventive detention. Good. Broad micro theme. A necessary evil or a colonial relic? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अजीब कॉन्सेप्ट है. यहाँ स्टेट आपको क्राइम करने से पहले ही डिटेन कर सकती है, सिर्फ इस शक पर कि आप पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो सकते हो. नो ट्रायल, नो कन्विक्शन, जस्ट डिटेंशन. इमेजिन पुलिस को लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन दंगे भड़का सकता है, तो वो उस पर्सन को बिना उसके कोई एक्चुअल क्राइम किए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन कर सकते हैं. The recent SC judgment in Dhania M versus State of Kerala set aside one such order. So the Supreme Court has once again emphasized that individual liberty cannot be curtailed lightly. Yes, and it has made a sharp distinction between a public order issue and a law and order issue. This concept has a colonial origin, right? Yes, it traces back to the Bengal regulations of 1818. Even our constitution allows for it under Articles 22(3) to 7, which makes India one of the few democracies with such a provision in its constitution. So what's the difference between law and order and public order? This is crucial. A law and order issue affects specific individuals, like a robbery. A public order issue affects the community at large, like communal rights. The SC has repeatedly said that preventive detention can only be used for serious public order issues, not for normal law and order problems. And what are the constitutional safeguards for the detainee? Article 22 provides some safeguards. Article 22(4), detention cannot be for more than 3 months unless an advisory board made of High Court judge-level people approves it. And Article 22(5), the detainee must be told the grounds of detention and given the earliest opportunity to make a representation against it. What was the significance of the Maneka Gandhi case here? The Maneka Gandhi versus Union of India 1978 case was a game changer. It established that the procedure established by law under Article 21 must be fair, just, and reasonable. This principle applies to preventive detention laws too. The procedure cannot be arbitrary. Article 22(3) कहता है कि Article 22(1) और 2 के protections, like being produced before a magistrate in 24 hours, preventive detention वालों को नहीं मिलेंगे. Is this not a violation of natural justice? Interpret the safeguards in clauses 4 and 5 as strictly as possible to mitigate this.
Can the detaining authority hide the grounds of detention? Yes, under Article 22(5), the authority does not need to disclose facts that it considers to be against the public interest to disclose. This is another controversial aspect of the law. Can a person under preventive detention challenge their detention in court? Yes, they can file a writ of habeas corpus. The court will not go into the merits of the case, but it will scrutinize whether the detaining authority followed the procedure established by law strictly. Even a small procedural error can lead to the detention order being quashed. What about non-citizens? Can they be detained? Yes. Laws like the National Security Act 1980 and the Foreigners Act 1946 allow for the detention of non-citizens. However, the principles of Article 21, matlab fair procedure, apply to them as well. UAPA के अंडर भी डिटेंशन होता है, क्या वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है? UAPA में अरेस्ट और डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, जिसमें चार्जशीट फाइल होती है। उसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। सेक्शन 43D(2)(a) के तहत इन्वेस्टिगेशन पीरियड 180 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है। While it's very strict, it's still part of the criminal justice process, unlike classic preventive detention, where there is no trial. Practice saying this. Preventive detention allowed under Article 22 is an exception to normal legal procedure and can only be used for public order issues, not law and order problems. The judiciary acts as a crucial safeguard, ensuring that the state's extraordinary power of preventive detention is used sparingly and with strict adherence to constitutional procedure. Let's move to the next topic. Topic name: Citizenship and Detention of Non-Citizens. Broad micro theme: the legal framework for foreigners in India. Citizenship decides who belongs to a country. Non-citizens or foreigners have different rights. एक बड़ा सवाल है. What happens to those identified as illegal immigrants? The Chief Minister of Assam recently announced plans to use a 1950 law, the Immigrants Expulsion from Assam Act, to push back foreigners into Bangladesh. This would be based on initial findings by district collectors, even before the foreigners' tribunals give their final opinion. The issue of illegal immigration, especially in Assam, is a long-standing one. Exactly. Yes, it has complex legal and political dimensions. The Assam Accord led to the insertion of Section 6A into the Citizenship Act. The SC recently upheld its constitutional validity. This section sets March 24, 1971 as the cutoff date for citizenship in Assam. So what did the Supreme Court say while upholding Section 6A? The SC also directed the government to apply the Immigrants Expulsion from Assam Act 1950. The Assam CM's announcement is a follow-up to this direction. और ये foreigners tribunals FTs क्या हैं? FTs are quasi-judicial bodies set up under the Foreigners Act 1946. इनका काम है ओपिनियन देना कि कोई पर्सन फॉरेनर है या नहीं. Usually pushbacks happen after an FT declares someone a foreigner. तो अब नया क्या हो रहा है? The new plan suggests pushbacks based on a district collector's prima facie, matlab at first sight findings. This is a significant change in procedure. This is a highly sensitive and important topic for GS2 and internal security. Indeed. Understanding Section 6A, the Foreigners Act, and the role of FTs is crucial. The legal framework for dealing with non-citizens in Assam is being actively reinterpreted and implemented. What is the difference between detention under the Foreigners Act and preventive detention under NSA? Detention under the Foreigners Act is primarily for the purpose of deportation. Detention under NSA is to prevent a person, citizen or foreigner, from acting in a way that threatens national security or public order. The objective is different. Does a person being reviewed by a foreigners tribunal have legal rights? Yes, they have the right to be heard and present evidence. However, the burden of proof is on the individual to prove they are an Indian citizen, which is a reversal of the normal innocent until proven guilty principle. Section 6A of the Citizenship Act सिर्फ असम के लिए क्यों है? Because it was a specific solution to address the unique situation of large-scale migration from Bangladesh into Assam, which led to the Assam agitation. It was a result of the political settlement known as the Assam Accord of 1985. Can the decision of a foreigners tribunal be challenged? Yes, it can be challenged in the High Court through a writ petition and then in the Supreme Court. The term pushback is used. Is it a recognized legal term? Pushback is a colloquial term. The legal term is deportation or expulsion. The key legal requirement is that any deprivation of liberty, even for a non-citizen, must be according to a procedure established by law and subject to judicial oversight. Arbitrary detention is unconstitutional. Practice saying this. Section 6A of the Citizenship Act, specific to Assam, sets March 24, 1971 as the cutoff date for citizenship, and its implementation involves quasi-judicial bodies called foreigners tribunals. The legal framework in Assam for identifying and dealing with non-citizens is evolving based on Supreme Court directives involving special citizenship provisions and quasi-judicial tribunals. Now let's talk about technology and security. Topic name: Sanchar Sathi app. Broad micro theme: Balancing national security, user convenience, and privacy. संचार साथी ऐप गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टेलीकॉम स्कैम्स और मोबाइल फोन थेफ्ट को रोकने के लिए.
इससे आप चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं और स्कैम कॉल्स रिपोर्ट कर सकते हैं। सोचो आपका फोन चोरी हो गया। यूजिंग द संचार साथी पोर्टल और ऐप, यू कैन रिपोर्ट इट and get the phone's IMEI number blocked, making it useless for the thief. The government claims it helps recover around 50,000 lost phones every month. To crack down on telecom scams, the Department of Telecommunications (DOT) has launched several initiatives, with the Sanchar Sathi app being a key component. Right. The DOT initially ordered all smartphone makers to pre-install the app on new phones from March 2026. However, this controversial order was later revoked. So what can you do with this app? You can do several things: report scam calls, check how many SIM cards are registered in your name, and remotely disable or block a stolen phone. It also helps verify the authenticity of a phone's IMEI number. There was also something about SIM binding. What's that? और ये कॉलर नेम प्रेजेंटेशन सीनैप क्या है? This is a new system DOT is trialing in Haryana. इसमें जब आपको कॉल आएगा तो ट्रू कॉलर की तरह नहीं, बल्कि सिम के KYC डॉक्यूमेंट्स में जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड नाम है वो डिस्प्ले होगा. This is to increase authenticity. This is a good example for GS3, but it also raises privacy concerns linking to GS2 and right to privacy. Yeah, the KS Puttaswamy judgment's 3 tests, legality, necessity, proportionality, are very relevant here. The government is using technology to combat telecom fraud, but these moves also spark debate about user privacy. Is their order to pre-install the app was revoked? Why was it controversial? Critics argued it was an overreach and violated user choice. Also, there were privacy concerns. The Puttaswamy judgment says any state intrusion into privacy must be necessary and proportional. Critics said less intrusive means like the web portal and SMS checks already exist. How does IMI spoofing work? And how does this app help? IMI is a unique ID for every phone. Spoofing or tampering means criminals illegally change it, allowing multiple devices to run on the same IMEI, making them hard to track. The Sanchar Sathi system helps maintain a central database of genuine IMEIs and block fake or stolen ones. Will SIM binding affect normal users? What if I just want to switch my SIM to another phone? That's a key concern. The implementation details would be crucial. Ideally, there would be a re-verification process when you move the SIM to a new device. The goal is to stop misuse, not to inconvenience genuine users. Acha, the image mentions that Apple might resist this. Why? Apple has a history of resisting government directives that it feels compromises its users' privacy or the security of its operating system. They have resisted similar moves by Trey in the past. It's a clash between the company's global privacy stance and a country's national security regulations. CNAP sounds a lot like Truecaller. How is it different and more reliable? Truecaller relies on crowdsourced data, which can be inaccurate or have fake names. CNAP will pull the name directly from the official KYC, matlab, know your customer, documents submitted when the SIM was purchased. This makes it much more authentic. Huh. Let's practice. The Sanchar Sathi initiative uses technology to block stolen phones and report scams, while new proposals like SIM binding and CNAP aim to enhance security. The government is deploying a suite of technological and policy tools to secure the telecom space, navigating a fine line between security and user privacy. Phew, that was a marathon session. हमने काफी ग्राउंड कवर किया. चलो, एक क्विक रीकैप करते हैं. बिल्कुल. आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन पॉलिटी एंड राइट्स. हाँ. हमने शुरू किया चाइल्ड लेबर के कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क से, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉज और पेंसिल पोर्टल जैसे टेक सॉल्यूशंस शामिल हैं. राइट. फिर हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर को आर्टिकल 21B के थ्रू एक फंडामेंटल राइट बनाने के प्रपोजल को समझा. Then we saw how Article 21 is expanding, giving us rights like the right to a safe footpath. बिल्कुल. हमने राइट टू वोट के नेचर पे डिबेट को एक्सप्लोर किया कि वो स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल. We dived deep into the regulation of social media, discussing IT rules, Sahyog portal, and the balance with free speech. हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि कैसे सेक्युलरिज्म का मतलब इंक्लूसिविटी है, स्पेशली इन स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट्स. We examined the controversial power of preventive detention और उस पर जुडिशरी के checks and balances को समझा. And we looked at the Sanchar Sathi app or other tech initiatives to fight telecom fraud. और आखिर में सिटीजनशिप के कॉम्प्लेक्स इशू को असम के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 6A और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के जरिए समझा. एकदम परफेक्ट समरी. हर टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ था, showing how our constitution is a living, breathing document. Absolutely. Or so we've talked about so many rights guaranteed by the constitution and laws, from the right to walk to the right to privacy. But यहाँ एक सवाल उठता है. In a world of deepfakes and AI-generated misinformation, क्या हमारे right to reality या right to authentic information को भी एक fundamental right बनाने का टाइम आ गया है? That's a very provocative thought. एक ऐसी दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है, what is the role of the state in guaranteeing the authenticity of the reality we consume? Exactly. इस पर सोचना जरूर. We hope this deep exploration was valuable. Until next time, stay curious and stay informed.